मेरे साथ में भारतीय सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, एनसीसी जोधपुर के कमांडिंग ऑफिसर, देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उच्च शिक्षित अधिकारियों में शुमार कर्नल बलदेव सिंह जी चौधरी साहब हैं। आदरणीय कर्नल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सेना में जाने का आपके मन में कैसे विचार आया, कैसा आपका बचपन रहा, कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आज भारतीय सेना में कर्नल रैंक तक सफ़र किया? हाँ प्रेम जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मैं इंडिया की उस तहसील से आता हूँ, शेरगढ़ तहसील, जहाँ भारत के अंदर में वो तहसीलों में यदि गिनती करें तो सबसे ज़्यादा सैनिकों को इस तहसील ने दिया है। तो नेचुरल तौर पे वहाँ पे आसपास के अंदर में हमारा वातावरण एक देशभक्ति का वातावरण होता है। वहाँ हर एक व्यक्ति सेना ज्वाइन करना चाहता है। वहाँ उस मिट्टी के अंदर में एक जज्बा है कि देश सेवा के लिए जाएं, और उसी जज्बे के तहत वहाँ पे जब एक्सरसाइजेज होती है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पे पूरी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज हमारे नज़दीक पड़ती है, और जितनी बड़ी लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं वो वेस्टर्न राजस्थान में होती हैं। तो शुरू से ही, बचपन से ही सेना के लोगों को, सेना के अधिकारियों को, जवानों को वहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देखा है, तो उससे हमारा मोटिवेशन बना है। मैं सेना के अंदर में 1985 के अंदर में एक सिपाही के तौर पे ज्वाइन किया था, और फिर बाद में मैंने 1999 के अंदर में कमीशन लिया था। बीच में मैं आर्मी एजुकेशन कोर में था, और उसके बाद में आज तक मैं यहाँ पे इतना स्ट्रगल करते करते अभी मैं कर्नल रैंक पर पहुँचा हूँ। आदरणीय कर्नल साहब, जहाँ तक मैंने आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से देखा है कि भारतीय सेना में आप एज एजुकेशनल हवलदार आपने ज्वाइन किया, और उसके बाद में आपने शिक्षा को सतत जारी रखा। शिक्षा को सतत जारी रखते हुए आप विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने पीएचडी किया, मिलिट्री साइकोलॉजी में आपने पीएचडी किया, बहुत सारे विषय पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। आपके आर्टिकल समय समय पर छपते रहते हैं, युवाओं को आपने प्रेरित किया। सुपर 30 आनंद कुमार जी के साथ में काम किया। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो इसको लेके? मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। किसी देश की क्वालिटी उस देश के नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है, और किसी देश के नागरिकों की क्वालिटी उस देश के नागरिकों की शिक्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो हमें सबसे पहले अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा निश्चित तौर पे करनी चाहिए। युवाओं का खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की बनती है, सोसाइटी की बनती है कि हम जिस भी तरीके से करें, हम अपनी बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए एक निश्चित तौर पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। यदि शिक्षा बहुत अच्छी होगी तो हम अपने आप देश और समाज का विकास करने के लिए एक अच्छी तरीके से भागीदार बन जाएंगे। आदरणीय कर्नल साहब, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, महानगरों जैसी शिक्षा नहीं मिल पाती है। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आप शिक्षा पद्धति के अंदर क्या एक्स्ट्रा करना चाहते हो? युद्ध के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो भारतीय सेना में अफसर बन के सेना का नेतृत्व करे? ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों के अंदर में जोश, जुनून और जज्बा बहुत है, पर वहाँ एक चीज़ ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को जो आगे बढ़ने में रोकती है वो शिक्षा है। तो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था गांव के अंदर में हो जाए। गांव के लोग, गांव के पेरेंट्स जो सोने चांदी के अंदर में, मृत्यु भोज के अंदर में, जो सामाजिक जो बुराइयां होती हैं उनके अंदर में, नशों के अंदर में, अफीम के अंदर में, ये पैसे को कंट्रोल करके यदि शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य बहुत बेटर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने में करो, चाहे गोल्ड में करो, या कहीं बैंक के अंदर में फिक्स डिपॉजिट करो, या कहीं प्लॉट खरीदने में करो, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने फैमिली के बच्चों की एजुकेशन का है। एजुकेशन के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, बट जब रिटर्न मिलना शुरू होता है तो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को, समाज के सभी लोगों को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को कहूँगा कि शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि फैमिली के, समाज के और देश के विकास के अंदर में भी बहुत अच्छा होगा।
मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, जोधपुर ज़िले की सिरगढ़ तहसील से आता हूँ। बचपन में मैंने अपने गांव के अंदर में जब शिक्षा शुरू की थी तो गांव के अंदर में इवन विद्यालय तक नहीं था, विद्यालय की बिल्डिंग तक नहीं थी। वहाँ एक बकरों की ठाट होती थी जो जैन समाज के लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। वो बकरों की ठाट जहाँ पे वो अमर बकरे होते हैं, गांव के जो लोग छोड़ते हैं, उनके अंदर में एक तरफ में बकरे रहते थे और दूसरी तरफ में थोड़ी सी जगह क्रिएट करके एक स्कूल की जगह बनाई थी। वहाँ से मैंने शिक्षा शुरू की थी। उसके बाद में मैं जब 3rd में आया था तो उसमें स्कूल का बिल्डिंग बना था, तो अब मैं फिर स्कूल बिल्डिंग के अंदर में शिफ्ट किया गया। तो ऐसे करके हमने 5वीं वहाँ से की। 6ठी में जब आए थे तो हमने ABCD वहाँ से सीखना शुरू किया। 7th में जब आए थे तो इंग्लिश का टीचर ही नहीं था, तो ऐसे करके हमने 8th गांव से की। बट उसके बाद 9th के अंदर में हमारे माताजी पिताजी ने हमको जोधपुर के अंदर में एजुकेशन के लिए शिफ्ट कर दिया। हाँ, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक निर्णय लेना था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर मेरी जिद थी कि मुझे शहर में पढ़ाओ, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर में पढ़ने में ठीक था, तो मैं शहर में पढ़ूंगा तो अच्छी एजुकेशन ले सकता हूँ। फिर मैं शहर में जब पढ़ने के लिए गया तो उसी साल मेरे दादाजी की डेथ हो गई। दादाजी की डेथ हो गई तो गांव में मृत्यु भोज करना पड़ गया, दोनों बहनों की शादी करनी पड़ गई। तो जब शादी की तो और मेरे पिताजी के ऊपर में ऋण हो गया। तो 9th के बाद में 10th के अंदर में मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई। पिताजी ने कहा कि भाई अब बड़ा बेटे हो आप, अब बताओ क्या करें। तो मैंने कहा पिताजी आप कैसे भी करके मुझे 10th तो कराओ, उसके बाद देखते हैं। तो 10th करवाई। 10th कराने के बाद में और उन्होंने फिर डिसीजन लेने के लिए बोला। तो उस ज़माने में 11th होती थी। 11th के बाद में फिर सीधी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जाना होता था। तो मैंने कहा आप 11th कैसे भी करके करवा दो, फिर मैं कहीं न कहीं जॉब ढूंढ लूँगा। तो 11th करवाने में भी उनको इधर उधर से लोन लेने पड़े। उन्होंने अपना सोने चांदी का जो गहना था अपने पास में वो भी थोड़ा बेचना पड़ गया और इधर उधर से पैसा करके मेरे को 11th करवाया। फिर मैंने जब 11th कर दी तो पिताजी ने कहा कि अभी आप देखो क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मैं वापस गांव में जाके बैठ गया तो कहीं जॉब वगैरह नहीं ले पाऊंगा, तो मैं शहर में ही रह के करता हूं। तो मैंने एक अपने रिलेटिव थे उनसे पैसा उधार लेकर के BSc फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर में, और कुछ छुट्टियों के अंदर में मैं फैक्ट्री में जा कर के कुछ पैसे कमाए थे। उससे फिर जो फीस वगैरह किताबें वगैरह फर्स्ट ईयर की लेके आ गया था। पर मुझे पता था कि अब सस्टेन नहीं कर पाऊंगा मैं इससे आगे। मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं तो मुझे अपने परिवार को, मेरे फादर को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस ज़माने के अंदर में फ़ौज के अंदर में और एयरफोर्स में जो वैकेंसीज निकली हुई थी उसमें दोनों में फॉर्म भरा, दोनों में टेस्ट दिया, दोनों में पास हो गया। पहले ज्वाइन आर्मी में करना था तो मैंने आर्मी में ज्वाइन कर लिया। तो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर वहाँ जबलपुर के अंदर में वहाँ जाके ट्रेनिंग की और ऐसे करके मेरा सेना के अंदर में सफ़र शुरू हुआ। पर दिल के अंदर में कहीं ऐसा था कि मेरे पढ़ाई में ठीक था, मुझे और कुछ करना है। तो मैं सोच रहा था कि अब इतनी पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। कंटिन्यू करने के साथ साथ में इसलिए फिर मैं प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, 3-4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MPhil किया। करते करते एक करके मैंने 3-4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD वगैरह ये सब कर दिया। और इसी शिक्षा की बदौलत, शिक्षा की ताकत की वजह से ही मैं सेना के अंदर में अधिकारी बन पाया। और आज जो भी हूँ मेरे अपने माता पिता की वजह से, और मेरी अपनी शिक्षा जो उन्होंने मेरे को जोधपुर में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, संघर्ष किया उन्होंने मेरे लिए, और मैंने जो सेना में जाकर के अपनी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा, उसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। भारतीय सेना में आप विभिन्न जगह पर सेवारत रहे, अलग अलग वातावरण में रहे, अलग अलग स्थितियाँ, सिचुएशन देखी आपने। उस सफ़र के बारे में आप मुझे बताओ। हाँ प्रेम जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत एक महान देश है। भारत एक सोने की चिड़िया थी। और मैं सही मायने के अंदर में, जब हम यहाँ अपने जगह पे एक स्टेट में, जब हम छोटी जगह पे रहते हैं, छोटे कुएं में होते हैं, तो सब हम अपनी ही सिर्फ जगहों को देखते हैं। परंतु अब पिछले 36 साल की मेरी सैन्य सेवा के अंदर में जो देश के हर हिस्से में और विदेश के अंदर में जहाँ पे भी मैं जाके आया हूँ, उसको जब देखता हूँ तो भारत के अंदर में तो तकरीबन हर राज्य के अंदर में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। उसमें नॉर्थ ईस्ट से लेके, साउथ से लेके, कश्मीर से लेके, कन्याकुमारी, राजस्थान, गुजरात, सब जगह पे रह चुका हूँ। तो मैं देखता हूँ कि हमारी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमारी डिफरेंट कुजीन्स हैं, हमारी डिफरेंट भाषाएँ हैं, जो डिफरेंट ड्रेसेज हैं, डिफरेंट जो कलर्स हैं, वो हमारे देश के लिए ऐसा जो वातावरण, इस प्रकार का एनवायरनमेंट, इस प्रकार जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी
जो है वो वर्ल्ड के अंदर में और कहीं पे देखने के लिए मिलती है। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है और हम सब अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन के होते हुए भी एक देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ जब यहाँ से गए थे तो ये कह के गए थे कि ये भारतीयों की बस की बात नहीं है कि ये प्रजातंत्र को चला पाएंगे। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर में हाथ जोड़ करके वापस हमारे पास आएंगे कि ये हमारे से देश संभल नहीं रहा है, तुम हमारे पास आओ। परंतु हम भारतीयों के अंदर में बहुत शक्ति है और हमने न सिर्फ एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को यहाँ बहुत गहराई के साथ में स्थापित किया है, बल्कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये मैं समझता हूँ कि देश के अंदर में रह करके मेरा जो एक विज़न डेवलप हुआ, मेरा जो व्यूज़ डेवलप हुआ, वो एक तरह से सेक्युलर विज़न डेवलप हुआ, एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मेरे अंदर में आई, सबको साथ में लेके चलने की भावना आई, किसी प्रकार की ऊंच नीच या किसी प्रकार के साथ में कोई एक तरह से निष्पक्ष भाव से सबके साथ में रहने की, सबको एक सम्मान, आदर सम्मान देने की, ये मेरे अंदर में भावना जागृत हुई और मेरा एक तरह होलिस्टिक लाइफ डेवलप हुई। मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को पूरे भारत का, विश्व का भ्रमण करना चाहिए और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय सेना में रहते हुए आपने व्यक्तित्व का ज़बरदस्त विकास किया, बहुत सारी शख्सियत के आप साथ में रहे, उनसे आपने क्या सीखा? सेना में रहते हुए मेरा एक यूथ डेवलपमेंट के अंदर में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा के प्रति मेरा अटूट विश्वास है। मैं कहीं शुरू में ही बात पहले पढ़ लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक जगह कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर बन जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा गहराई से विचार किया कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के अंदर में एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा टूल है जिसे पूरी दुनिया को चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन बातों के ऊपर मैं अटूट विश्वास रखते हुए यूथ डेवलपमेंट के अंदर में सेना में रहते हुए भी काफ़ी काम किए हैं। 500 से ज़्यादा स्कूल और विद्यालयों के अंदर में यूथ डेवलपमेंट के अंदर में लेक्चर्स दे चुका हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो अपने पूर्व राष्ट्रपति साहब थे, उनसे मैं मिल चुका हूँ परिवार के साथ में 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में। मैं कैलाश सत्यार्थी साहब जो हमारे नोबेल लॉरेट हैं, उनसे मिल चुका हूँ। मैं श्री रविशंकर जी साहब के साथ में श्रीनगर के अंदर में पीस इन कश्मीर के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। मैं दलाई लामा साहब जो कि एक नोबेल पीस लॉरेट है, उनके साथ में एक पीस के ऊपर मैं कंपेजन के ऊपर में उनके प्रोग्राम हैं, उनके अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और उनके जो भी प्रोग्राम होता है उनके अंदर में साथ में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। तो अब ये है कि इस काम को, मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए मेरे भी जो सीनियर अधिकारी है वो भी मुझे, जैसे इंसर्जेंसी के अंदर में एक यूथ को कैसे वापस मुख्य धारा के अंदर में शामिल करना चाहिए, वैसी भी मुझे कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मैं जब असम में पोस्टेड था तो एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर मैं पार्टिसिपेट किया था। हमने एक नेशनल इंटीग्रेशन टूर जो असम से राजस्थान के अंदर में लेके आए थे और वहाँ की जो यूथ को हमने दिल्ली के अंदर में प्रतिभा पाटिल महोदय जो हमारी राष्ट्रपति महोदय थे, उनसे मिलवाया। वहाँ के यूथ ने हमारे सामने एक प्लेज किया था, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि असम के अंदर में टेररिज्म ज़रूर है बट हम कभी भी टेररिज्म के अंदर में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने नेशनल इंटीग्रेशन टूर किया है और इस टूर के माध्यम से हमने भारत की खूबियों को जाना है, देश के अंदर में विभिन्न वैल्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा है, आर्मी के साथ में हम रहे हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को, आर्मी की वैल्यूज़ को हम प्रोपोगेट करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर में काम करेंगे। ये छोटे मोटे काम जो मैं अपने सेवा के दौरान कर पाया हूँ, किया है। सुपर 30 जो आनंद कुमार जी पटना के अंदर में चलाते हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ और उनसे उनके विज़न के बारे में विचार विमर्श भी काफ़ी किया है। उनके बारे में उनके विचार विमर्श से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और वो जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो कि मतलब एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे, ईंट भट्टे पे काम करने वाले के बच्चे या बर्तन धोने वाली महिलाएं होती हैं, उनके बच्चों के लिए, ऐसे ऐसे बच्चों को उन्होंने IIT के अंदर में प्रवेश दिला दिया है पढ़ाई करके कि जिनकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते और वो उनके परिवार कभी भी कल्पना नहीं कर सकते।
उसी राह के ऊपर में बाड़मेर के अंदर में एक बड़ा मैजिकल काम हो रहा है। बाड़मेर के अंदर में एक डॉक्टर भरत सारण है और बाड़मेर के डॉक्टरों की टीम है। उन्होंने 2012 के अंदर में एक 50 विलेजेस करके संस्था की स्थापना की है और उस 50 विलेजेस संस्थान के अंदर में वो हर साल 25 बच्चे लेते हैं जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, सरकारी विद्यालय के अंदर में पढ़ते हैं, या जिनके अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, या है तो वो बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कभी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को 50 विलेजर्स टेस्ट के माध्यम से बाड़मेर में ला करके एक अपने हॉस्टल में रख करके पढ़ाई करवाते हैं और उस पढ़ाई का नतीजा ये रहा है कि पिछले 2012 से अभी तक वो 50 के आसपास डॉक्टर बना चुके हैं और उन बच्चों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा तो होगा कि वो डॉक्टर बन जाएंगे। उसमें से आई थिंक मोर देन 10 जो बच्चे ऐसे हैं जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं, एम्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से निकले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इस प्रकार से जैसे 50 विलेजेस काम कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इस प्रकार के कोई NGOs आ जाएं और गरीब बच्चों के लिए काम करें तो हम समझते हैं कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 50 विलेजेस 2012 के अंदर में जब इस्टेब्लिश हुआ था तो भरत जी का एक विजन था और भरत जी ने हमारे साथ में विचार विमर्श किया कि मक्कल साहब, हमको ये स्थापना करनी है, आप हमारे साथ में आ जाओ और आप हमारे साथ में जुड़ो इस संस्था से। तो हमने उनको स्वीकार किया और हमने उनको धन्यवाद दिया। हम 2012 के अंदर में हमने उनकी स्थापना के अंदर में सभी से लेकर के उनकी संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों को मोटिवेट करने में, बच्चों का यूथ डेवलपमेंट के, उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के अंदर में जो भी मेरे से बन सकता है मैं करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो उसमें नहीं कर पाता हूँ और मैं उसका कोई क्लेम भी नहीं करता हूँ कि मैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बट ये है कि व्यक्तित्व निर्माण के अंदर में, बच्चों को दूर से गाइड करने में या कभी जाकर के बच्चों से करने में, उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के अंदर में जो भी मेरे से, जो मानव संसाधन विकास के अंदर में मेरे से जो योगदान हो पाता है मैं ज़रूर करता हूँ उसमें। हमारे परिवार के अंदर में हम हरिराम जी 2 ब्रदर हैं। मेरा छोटा भाई धर्माराम चौधरी है और मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार का वो सबसे मुखिया है, वो हमारे परिवार का वो एक तरह से धुरी है। वो मेरे परिवार के जितने डिसीजंस होते हैं मेरे छोटा भाई लेता है। मैं तो पिछले 36 साल से घर के अंदर में हूँ ही नहीं, बाहर रहता हूँ। तो हमारे पिताजी की, माताजी की जिस तरीके से लुक आफ्टर करना, देख रेख करना वो करते हैं, जितने सामाजिक सरोकार निभाना होता है वो निभाते हैं और जितने भी काम होते हैं वो करते हैं। हम लोग 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। बहनें मैरिड हैं, वो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड हैं। उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का अपना उनका बिज़नेस है। और मेरे जो ब्रदर हैं वो अपना उनका मारवाड़ एंटरप्राइजेज़ करके जोधपुर के अंदर में उनकी कंपनी है। और वो साथ के अंदर में जो अपने NRI गोदारा साहब हैं, नवल जी और टीकू सिंह जी गोदारा, उनके साथ में भी वो काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से हम सेटल्ड हैं। हमारा आगोलाई गांव है जोधपुर के पास में और एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं और जोधपुर और आगोलाई ये हमारा एक कार्य क्षेत्र है, जोधपुर है। हमारे बच्चे हैं, दोनों भाइयों के 4 बच्चे हैं, मेरे बेटा बेटी और भाई के 2 बेटे हैं। चारों बच्चे मेरी वाइफ के साथ में रह करके, हम जहाँ भी मैं पोस्टेड हुआ हूँ आर्मी के अंदर में, वहीं मेरे साथ में रह करके पढ़ते हैं। मेरा बेटा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करके अभी अमेरिका की एक कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोडक्ट हंट, उसमें जॉब कर रहा है। बेटी मेरी गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है। मेरे जो 2 भतीजे हैं, एक आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ दिल्ली और एक भतीजा दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ रहे हैं। अभिभावकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक तो अच्छे संस्कार दें और उनके संस्कार के साथ साथ में आज जो जिस प्रकार से समाज के अंदर में एक तरह से सोशल मीडिया की वजह से जो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं या उनका ध्यान अलग अलग जगह पे डाइवर्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है वो स्कैटर हो जाती है। उस एनर्जी को कंसंट्रेट रखने के लिए पेरेंट्स का उसके ऊपर में गाइडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के ऊपर में कोई अननेसेसरी चीज़ें थोपे नहीं, परंतु
उनको पता है कि बच्चे नासमझ होते हैं, वो नासमझी की वजह से कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए उनको सही तरीके से गाइड करना और उनका सुपरविज़न करना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने से आज के ज़माने के अंदर में जो सुपरविज़न की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। उस सुपरविज़न को अच्छी तरह से निभाना चाहिए पेरेंट्स को। साथ में मैं कहूँगा कि एजुकेशन के अंदर में एक अच्छी विद्यालय के अंदर में अच्छे शिक्षकों के साथ में अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर में बच्चों को रखें, ताकि बच्चों का व्यक्तित्व डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी हो। एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट वो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको सबसे बड़ा रिटर्न देता है, जो किसी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट, चाहे प्रॉपर्टी हो, बैंक हो या किसी प्रकार की दूसरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको एजुकेशन में मिलता है। साथ साथ में आप देश के विकास के अंदर में भी बहुत बड़े भागीदार बनते हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है, और वो एक वसुधैव कुटुंबकम की एक, आज हम पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और उस ग्लोबल विलेज के अंदर में हमको ग्लोबल थॉट प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वैश्विक सोच विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम दुनिया के अंदर में और समाज के अंदर में विश्व शांति की भावनाओं के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति अच्छे संस्कारों के साथ में होगा, वही कर सकता है। मैं आपके जेवीपी मीडिया ग्रुप को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप समाज के लिए, देश के लिए एक ह्यूमन सर्विस कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में जो जॉब्स हैं, हम पढ़ाई कराने के बाद बच्चों को चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट की जॉब ले लें ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में ओनली 3% जॉब्स होती हैं। 97% जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जब जॉब की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाला बनना चाहिए व्यक्ति को। जॉब देने वाले आप तभी बन सकते हो जब आप किसी न किसी एक इनोवेटिव वे के अंदर में आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो, या अपनी कोई फर्म इस्टेब्लिश कर रहे हो, या किसी प्रकार का कोई आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में काम कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा काम है कि हमको अपने बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही नहीं तैयार करना चाहिए, हमको उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी तैयार करना चाहिए, ताकि वो जॉब नहीं मिले तो भी वो दूसरा अपने आप में अपने पाँव के ऊपर में अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है, और वो एंटरप्रेन्योर बन करके और 10 लोगों को रोज़गार दे सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, ताकि देश के अंदर में बेरोज़गारी और ये ख़त्म हो जाए। आपने अपने पूज्य पिताजी के पावन सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में एक नैनजी फाउंडेशन चलाते हो सामाजिक सरोकारों के लिए, युवाओं के लिए, इसके संदर्भ में आप? हाँ प्रेम जी, हमने अब 2014 के अंदर में मेरे फादर श्री नैनाराम जी, वो एक सामाजिक व्यक्ति है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर में जितने भी काम किए हैं उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है, और उन्होंने हमेशा अपने जीवन के अंदर में लोगों को मदद करने की कोशिश की है। हालांकि उनके पास इतने कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बट जो भी इनके पास छोटे मोटे रिसोर्सेज थे, उनकी भावना हमेशा यही रहती थी कि मेरे हाथ से जितना कोई अच्छा काम हो सकता है, या मेरे पास जो कुछ है मुझे दूसरे के साथ में बांट मिल करके खाना चाहिए, या दूसरे की मैं मदद कर सकता हूँ तो एक अच्छी चीज़ रहेगी। वो हमेशा रामायण का पाठ करते थे और पवित्र भावनाओं के साथ में आगे बढ़ते थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारे पिताजी का नाम आगे बढ़ाने के लिए और उनके कार्यों को समाज में ग्रेटर रूप से इस्टेब्लिश करने के लिए काम करें। तो हमने एक नैनजी फाउंडेशन करके ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ रजिस्टर करवाया। उसके माध्यम से हम गांव के अंदर में विमेन एजुकेशन के ऊपर में, विमेन डेवलपमेंट के ऊपर में, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर में, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर में, इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर में हम अभी तो अवेयरनेस के काम कर रहे हैं। और अभी हमने गांव के अंदर में एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करवाई है जो बच्चों को शिक्षा के लिए, और ख़ास करके उसके अंदर में स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर को हमने उसके अंदर में लगाया है, ताकि बच्चों के अंदर में यूथ को डेवलप किया जा सके। हमने एक छोटी सी जिम भी इस्टेब्लिश करवाई है, और उस काम को हम और फर्दर आगे एक्सपेंड करेंगे। और हम चाहेंगे कि जगह जगह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हो, जगह जगह जिम इस्टेब्लिश हो, क्योंकि शारीरिक रूप से भी युवाओं को मजबूत करना ज़रूरी है, और मानसिक रूप से भी मजबूत करना ज़रूरी है। और जो मानसिक रूप से बच्चे जो मजबूत होंगे, ये ज़रूरी है कि उससे पहले वो शारीरिक रूप से मजबूत होने चाहिए। एक कहावत है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी के अंदर में ही रह सकता है। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम यूथ डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कर्नल साहब, आपकी अनुभव संपन्न वाणी सुनकर बड़ा बल मिला
एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आपके मार्गदर्शन में युवाओं को सदा प्रेरणा मिलती रही। आप समय समय पर हमें गाइड करते रहो, स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू, धन्यवाद।